गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए हिस्ट्री का पोर्शन लेके आए हैं। आज से आपको रेगुलर हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की क्लास फर्स्ट। हिस्ट्री आपको बीसी और एटी का तो पता ही होगा क्या होता है। बीसी और एडी मतलब कोई पॉइंट ऑफ है। जैसे हम हिस्ट्री जो पढ़ेंगे वो 4500 ईस्वी पूर्व तक की पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री का जो डाटा है वो 4500 ईस्वी पूर्व तक का ही है। तो हम 4500 ईस्वी मतलब 4500 साल का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो हिस्ट्री है वो 2500 ईस्वी पूर्व से और मतलब जो आज चल रही है 2021 तब तक पढ़ेंगे। ठीक है। 2500 ईस्वी पूर्व से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ये 2500 ईस्वी पूर्व से एसी एडी और बीसी क्या है। 2500 ईस्वी पूर्व से 2500 जैसे बैक डेट आती है उसे ईस्वी पूर्व क्यों कहते हैं, और इससे आज जो 2021 चल रही है उसे हम ईस्वी क्यों कहते हैं। जो एक मेन पॉइंट माना गया है वो माना गया है जीसस का बर्थडे यानी ईसा मसीहा। इससे पहले की जो डेट है जैसे हम कोई डेट है उसे हम ईस्वी पूर्व में काउंट करते हैं, और जो आज इस जीसस से का बर्थडे से बाद की जो डेट है हम उसे ईस्वी कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए ए का जन्म 300 ईस्वी पूर्व में होता है। ठीक है। और बी का जन्म 100 ईस्वी पूर्व में होता है, तो ए बड़ा होगा। ईसा मसीहा के जन्मदिन से जो जन्म से पहले की जो तारीख हैं उनको हम वो आगे बढ़ते क्रम तक जाती है। जैसे हम 100 हो गया, 200 हो गया, ऐसे आगे तक बढ़ती चली जाती। ठीक है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीहा के जन्म से पहले, और एडी का मतलब होता है एडोमिनी। ठीक है। हिस्ट्री का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को हम पढ़ेंगे 2500 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक। ठीक है। और मध्यकालीन भारत को हम पढ़ेंगे 712 ईस्वी से 1857 तक, और आधुनिक भारत को हम पढ़ेंगे 1857 से 1947 तक। इनको जो प्राचीन भारत को है इनको अलग अलग उसमें बांट दिया, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को अलग अलग उसमें बांट दिया गया है। जैसे प्राचीन भारत को हम हिंदू भारत कहते हैं, हिंदू में बांट दिया, मध्यकालीन को मुस्लिम में बांट दिया और आधुनिक भारत को ब्रिटिश यानी अंग्रेजों में बांट दिया। इनको ऐसे नाम दिया गया है। आज से हम शुरू करेंगे वो है मध्यकालीन भारत, क्योंकि मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आते हैं और ये थोड़ा बड़ा पोर्शन है, इसीलिए हम आज इसको शुरू कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1857 तक। आप मैप पर मत जाइएगा, आप कंटेंट को देखिएगा। मैप स्टार्टिंग में ऐसे ही बना हुआ था। तो देखिए, हम इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा प्राचीन भारत के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी होती है। प्राचीन भारत का जो अंतिम राजा था वो था हर्षवर्धन। वर्धन वंश का राजा था ये। इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 606 से 647 ईस्वी तक का था। ये एसएससी में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो हर्षवर्धन है उसका राज्याभिषेक कब, कौन सी सदी में हुआ था। तो ये इसकी 7वीं सदी थी। छठी जैसे 600 ईस्वी से 7वीं सदी तक हो जाते, तो 7वीं सदी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसके 3 नाटक थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिनी। इसके दरबार में एक बाण भट्ट था, इसने हर्षचरित्र लिखी थी। और 629 में इसके समय में एक चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में आया था, और 647 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसकी मृत्यु के बाद भारत का विभाजन हो गया, और हर्षवर्धन की 2 राजधानियाँ थी, थानेश्वर और कन्नौज। तो देखिए, भारत के तीनों तरफ पानी है। दक्षिण में है हिंद महासागर, और पूर्व पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण पश्चिम में है अरब सागर, और उत्तर पूर्व में हमारे पड़ जाता है हिमालय पर्वत। यहाँ से कोई बाहर का बंदा अटैक नहीं कर सकता।
तो प्राचीन समय में वर्धन वंश ये इस साइड उत्तरी पूर्व भाग में हमारे चीन पड़ता है, तो ये हिमालय के परे पड़ता है, तो यहाँ पर हम पर कोई हमला नहीं कर सकता। अब बचा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में एक खैबर दर्रा है। खैबर दर्रा हिंदुकुश पहाड़ी है, हिंदुकुश पहाड़ी में एक खैबर दर्रा है, और खैबर दर्रे में से एक पहला होता है तुर्की आक्रमण, जो अरब का क्लिप है। आइए मैं आपको आगे समझाती हूँ। ये देखिए सारा कंटेंट लिखा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत है, और उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पहाड़ी। इसके अंदर एक खैबर दर्रा है। उसके अंदर अरब हमारा पड़ता है। यहाँ पर अरब का खलीफा था जो मंसूर हजाज। अब भारत में तो किसी का शासक था नहीं। मंसूर हजाज के 3 टारगेट थे। एक तो धर्म का प्रचार था एक, और राज्य का विस्तार, और धन की आवश्यकता होती है किसी भी धर्म का प्रचार के लिए, और राज्य के विस्तार के लिए धन की आवश्यकता होती है। और हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो हमारे भारत में किसी का शासक या फिर कोई राजा न होने के कारण अरब का खलीफे मंसूर हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था भारत में 712 ईस्वी में। तो मुस्लिमों के द्वारा पहला आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पहुँचा? सिंध पहुँचा। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पहुँचा। सिंध का राजा था दाहिर। 712 में रावल का युद्ध हुआ मोहम्मद बिन कासिम और ताहिर के बीच में। इसमें दाहिर की हार हुई और मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। मोहम्मद बिन कासिम ने धन लूटने के लिए जजिया कर लगाया था। यह एक गैर मुस्लिम कर था, ये मुस्लिमों के ऊपर कोई कर नहीं था। और पहली बार जो अरब का आक्रमण था वो 712 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में आते हैं, अब सिंध पर आक्रमण हो लिया और पहला मुस्लिम आक्रमण भी हो गया। और अब आता है तुर्की मुसलमान ने आक्रमण किया। अल्पतगिन, इसने पहले कोई आक्रमण नहीं किया। इसने क्या किया कि ये 17,000 सैनिकों को लेकर भारत के पड़ोस में बस गया और इसने गजनी शहर की स्थापना की 932 ईस्वी में। ये खुद नहीं आया था, इसने अपने गुलाम, ये इसका दामाद भी था, अल्पतगिन को भेजा था। अल्पतगिन ने गजनी बसाया था। सुबुक्तगिन ने भारत पर, अल्पतगिन खुद नहीं आया था, इसने सुबुक्तगिन को भेजा था। ये इसका दामाद भी था और इसका गुलाम भी था। सुबुक्तगिन ने फिर भारत पर हमला किया 986 ईस्वी में। तो सिंध पर तो आक्रमण हो ही चुका था, वहाँ पर तो कुछ था नहीं। सुबुक्तगिन ने हमला किया मुल्तान पर। हम इसको सेकंड मुस्लिम आक्रमण कह सकते हैं और पहला तुर्की आक्रमण था ये। सुबुक्तगिन गजनी का राजा था, क्योंकि गजनी शारिस ने बसाया था। अलाउद्दीन तो खुद आया नहीं था, लेकिन इसको भेजा था। मुल्तान का राजा था जयपाल। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, इसमें जयपाल की जीत होती है और सुबुक्तगिन की क्या होती है? हार हो जाती है। ये हमला असफल रहा। सुबुक्तगिन अल्पतगिन का दामाद भी था और सुबुक्तगिन का एक बेटा था महमूद गजनवी। ये शासक करेगा 997 से 1030 तक। 997 से 1030 तक महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण करेगा। सुबुक्तगिन के बाद गजनी का राजा बना महमूद गजनवी का शासनकाल आपको बताई दिया है 997 से 1030 तक। ठीक है, इसके पिता सुबुक्तगिन थे। इसने बगदाद के खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। पहला सुल्तान है जिसने सुल्तान के खलीफाओं से उपाधि धारण की थी। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो शुरू में है ना, इन लोगों का सिर्फ भारत लूटने का लक्ष्य था। इनका शासक करने का कोई लक्ष्य नहीं था। तो इसने 17 बार आक्रमण किया। इसके कुछ आक्रमण हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 1001, ये कहीं किसी बुक्स में 1001 है और किसी में 1000 है, तो आप अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो 1001 को प्रायोरिटी देंगे। बेहिंद की लड़ाई हुई
गजनी और जयपाल के बीच, गजनी और जयपाल के बीच में। इसमें जयपाल की हार हुई थी। गजनवी ने से हारने के बाद जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद में 1008 में आनंदपाल को हराया था। जयपाल का पुत्र था आनंदपाल। 1014 में थानेसर में हमला हुआ और मंदिरों को लूटा। मंदिरों से इसने सोना लूटा था। ठीक है। 1025 में गुजरात पर हमला किया, वहाँ पर सोमनाथ मंदिर को लूटा। यहाँ पर इसे 20 लाख दिनार मिली थी। ये कई बार पूछा जा चुका है कि ये सोना कैसे लेकर गया, क्या हुआ। ये 300 ऊँटों पर सोना लाद कर लेके गया था, इतना सोना था, और ये पूरा ले जा भी नहीं पाया था। उसके बाद में ये इसे गजनवी जाते समय रास्ते में जाटों ने लूट लिया। उसके बाद आता है 1027। इसने को जाटों ने लूट लिया था, तो इसे तो बदला लेना था। तो 1027 में इसने जाटों के विरुद्ध आक्रमण कर दिया और 50,000 जाटों को मौत के घाट उतार दिया। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। 1030 के बाद में 143 साल बाद भारत पर राज करने के लिए कोई राजा नहीं था। 143 साल बाद गजनवी पे राजा जो कि भारत पर आक्रमण या फिर लूटपाट या फिर आप लगा लीजिए कि शासक करने के लिए पनपा गजनवी। इसके बाद में है मोहम्मद गोरी। 1173 से 1206 तक गुजरात का राजा था भीमद्वितीय, कन्नौज का राजा था जयचंद, और अजमेर व दिल्ली का राजा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये कई बार ऐसा हो जाता है कि पिता पूछ लिया जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे तृतीय के पिता द्वितीय है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर चौहान थे। मोहम्मद गोरी के 2 गुलाम थे, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। 1175 में पहला हमला किया मुल्तान पर, यहाँ से वो वापस भाग गया। और 1178 में गुजरात पर हमला किया। गुजरात के राजा थे भीम सेकंड, उसने उनको कैद कर लिया था। उसके बाद में उनके जो गुलाम थे वो आए थे और उन्होंने हाथ पैर जोड़कर उसको छुड़ा लिया था। 1186 में बठिंडा पर कब्जा कर लिया था मोहम्मद गोरी ने। बठिंडा से तराइन के आसपास जंगल पड़ता है, तो तराइन के जो सैनिक और सेना है वो चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, लेकिन जो मोहम्मद गोरी की सेना है उसको जंगलों में लड़ने की कोई तरकीब नहीं थी। तो उसने क्या किया, बठिंडा से तराइन हरियाणा में पड़ता है, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहाँ बैठा है, दिल्ली में बैठा है। बठिंडा से उसने 16 बार आक्रमण किया तराइन पर और असफल रहा। उसके बाद में 1191 में तराइन की लड़ाई हुई। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का जो साथ दिया वो जयचंद ने दिया। जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई। अब 1192 में फिर आया लड़ाई करने। तराइन की दूसरी लड़ाई कहलाई है मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान। इस बार पृथ्वीराज चौहान का साथ किसी ने नहीं दिया। इसका कारण ये था कि जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, लेकिन जयचंद को ये बात मंजूर नहीं थी। तो जयचंद के घर में एक पृथ्वीराज चौहान का स्टैचू था। उस स्टैचू जयचंद उसका स्वयंवर संयोगिता का स्वयंवर करने के लिए लोगों को बुला लेता है, लेकिन संयोगिता क्या करती है कि उस जो माला है वो स्टैचू को पहना देती है, क्योंकि उनके घर में बार बार पृथ्वीराज चौहान का जिक्र होता था, तो वो माला जो है वो पृथ्वीराज चौहान के स्टैचू को पहना देती है। इससे जयचंद संयोगिता को कैद कर लेता है, और पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता लगती है कि संयोगिता को कैद कर लिया, और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को भगा ले जाता है। उस साइड भीमद्वितीय एक एचुनी नाम की एक रानी थी, वो उससे प्रेम करता था, लेकिन एचुनी पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। ये बात भीमद्वितीय को बर्दाश्त नहीं हुई। इससे उसने पृथ्वीराज चौहान का सेकंड तराइन के दूसरे युद्ध में साथ नहीं दिया। सबको चिढ़ हो गई, तो
ये याद रखना कि जो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी ना, इसमें मोहम्मद गोरी को बुलाया गया था और जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। ठीक है, इस तरह तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गोरी ने जीती थी। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान है वो तो अपने नए नए शादी के उसमें बिजी था, तो उसने ध्यान नहीं दिया। भारत में मुसलमान आए तो कब थे? 712 में आए थे, लेकिन नींव उन्होंने 1192 में डाल ली थी। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखी थी। ये कंटेंट हम कल भी करवा चुके हैं, कुछ बुक्स करवाई थी मैंने इम्पोर्टेंट्स। वो इम्पोर्टेंट्स होते हैं क्योंकि 1 या 2 नंबर की हर एग्ज़ाम में आ जाती है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, उसके बाद में 1194 में चंदावर की लड़ाई हुई। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में जीत मोहम्मद गोरी की हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम को हराया 1197 में। बख्तियार ने बिहार को जीत लिया था और बिहार में एक नालंदा विश्वविद्यालय था जो 1197 से 1205 तक इन्होंने नष्ट कर दिया था। और 411 में नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि किसके समय में हुई थी। ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय में हुई थी, 380 से और 413 के बीच में, और इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। जो कुमारगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा था। 1206 में मोहम्मद गोरी की जाटों ने हत्या कर दी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार की हत्या कर दी। आगे की जो क्लास है वो हम कल करेंगे, तो आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लॉकडाउन के चलते आप हार मत मानिएगा, तो रेगुलर तैयारी कीजिएगा। एग्ज़ाम होंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।